हर आर्टिस्ट की जिंदगी में एक सेटबैक जरूरी होता है, तो आपको लगता है वो सेटबैक था और उसने क्या मोटिवेशन दी? मतलब कॉमिक सन से रिजेक्ट होके कैसा लगा? यार देख, मैं ना बहुत कम रिजेक्ट हुआ हूँ लाइफ में, ठीक है, किसी भी रेस्पेक्ट, किसी भी मुझसे नहीं होता रिजेक्शन बर्दाश्त। कहीं ना कहीं मुझे वो अटेंशन सीकिंग प्रॉब्लम भी है, पर वो अटेंशन सीकिंग प्रॉब्लम है इसी वजह से मैं हूं जो हूं। हाँ जी, बस्सी बोलूं, बस्सी भाई बोलूं, कुछ भी जो मन में कुछ आए, भी बोलूं, गाली नहीं देनी बस। गाली नहीं देनी। अभिनव या अनुभव बोलते हैं, जो ये कंफ्यूजन है। मेरे को अनुराग भी बोलते हैं, मैं अनुराग सुन भी लेता हूँ। बोलते हैं। मुझे बहुत लोगों ने फोन करा बोल के कि अभिनव सिंह बस्सी। मुझे स्टेज पे बुलाया कितनी बार अनाउंस करके, विदित बुला चुका एक बार प्रशस्ति ने बोला था स्टेज से कि प्लीज वेलकम, बस ये क्या नाम है तेरा? मैं कहा बस बहुत इतना ही बात है, मैं आ रहा हूँ। तो कोविड के बाद से अभी पहला फिजिकल इंटरव्यू या कॉन्वर्सेशन होगी है? बीच में हुआ एक, पर वो रिलीज नहीं हुआ तो क्या फायदा उस बात करने का। कैसा रहा कोविड? लकी फील करते हो कि उससे पहले करियर बन गया? हाँ, और अनलकी फील करता हूँ कि जैसे ही बना कोविड आ गया। पीक पे कोविड आया? पीक पे आया, हॉस्टल वाली वीडियो डालती पहला लॉकडाउन लगा, हाँ और रूममेट डालती दूसरा लगा। हाँ, तो रूममेट के अगले दिन ही लगा शायद। नहीं, वो तो फिर वीडियो उस हिसाब से डाली गई कि अब घर में बंद होना है तो ठीक है, ये लो वीडियो। तो वो तो शो भी आखिरी शो में शूट करके आया ना चंडीगढ़ जाके, क्योंकि वीडियो थी नहीं, तो मुझे जैसे ही लगा कि दोबारा बंद होने वाला है तो फिर 3-4 महीने तक कुछ नहीं होगा तो डाल देते हैं। हाँ, ये बुरा लगा कि पीक पे हुआ है, बाकी लकी तो है ही यार कि हुआ नहीं और मतलब बच गए, तो फिर लगता है सब ठीक है। तो उसके बीच में जो जब फर्स्ट वेव से सेकंड वेव, अब तो ऐसी बात करनी पड़ेगी, फर्स्ट वेव से सेकंड वेव के बीच में शोज जो करे, वो क्या क्या चेंज था? चेंज एक तो ये था कि वो वाली इंटेंसिटी नहीं आ पा रही थी शोज में, क्योंकि एक आदत पड़ गई थी कि ऑडिटोरियम शोज करने हैं। तो जो टेक्निकलिटी थी शोज की कि ये वाला इक्विपमेंट होगा, ऐसी साउंड होगी, ये वाला रिएक्शन होगा इस जोक का, ये होगा, वो दिमाग में था। लेकिन उसके बाद बार शोज करने पड़े, और बार शोज में डिस्टर्बेंस तो रहता ही है, और वो डिस्टर्बेंस मेरी उसमें स्टोरी राइटिंग में मुझे पसंद है नहीं, कि मेरे बीच में एकदम से कोई वेटर आके किसी को कार्ड लेके आ जाए कि पिन भूल गया मैं। एक प्रॉब्लम वो लगी, दूसरी प्रॉब्लम लगी कि मेरा शो का फ्लो चला गया था मेरे से, तो वो फ्लो लाने में मुझे उतने दिन लगे जितने दोबारा लॉकडाउन लग गया। और बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ा? हाँ, पूरा ही। पूरा पूरा? तभी तो कहाँ, सब तो बंद हो गया था। तब तक लाइव ही कर रहे थे मेन काम लाइव ही कर रहा था मैं सारा। तो ये जो ऑल्टरनेटिव चीज़ें लोगों ने फिगर आउट करी, कोई स्ट्रीमिंग में घुस गया, कोई इस पे घुस गया, वो सब ऑनलाइन शोज करे, ट्राई करे, एक तो मुझे कैसा कॉन्सेप्ट किया? नहीं समझ में आया पहले तो। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ये लगा कि ये तो आर्ट फॉर्म ही नहीं है ना वो वाली। उस टाइप का फीडबैक है मॉल नहीं। हाँ, सेकेंडली बहुत ज्यादा मैं हैप्पी मूड में तो हूँ नहीं, घर में अकेला बंद हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी मूड में तो था नहीं कि मैं रोज शाम को 6 बजे एकदम अच्छा बच्चा बन के बैठ जाऊँ और लोगों को हंसाने लग जाऊँ, ऐसा मेरा कुछ था नहीं। फिर मेरी जिंदगी में कोई रूटीन नहीं है। अगर मैं फ्लाइट पकड़ के नहीं जा रहा हूँ तो मैं फिर शो नहीं कर रहा हूँ। तो मतलब यहाँ पे तो अगर मैंने 6 बजे का शो बोला है तो तुमने मुझे मेरे ऊपर छोड़ दिया है, तो कोई मैनेजर इन्वॉल्व नहीं, कोई प्रोड्यूसर इन्वॉल्व नहीं, तो 6 बजे मैं घंटा शो नहीं कर रहा हूँ। बेटर हो तुम ऑडियंस जान जो हो जाओ बेटा। तो वो नहीं था। सेकंड, मुझे पसंद नहीं आया वो शोज, क्योंकि यार जूम का क्या है, उस पर स्टोरी सुना रहे हो आप, अब वन लाइनर तो है नहीं। कितने वन लाइनर होंगे मेरे पास? 12 होंगे मुश्किल से। मेरे खत्म हो जाते तो पहले 3 मिनट में। अब वो जो आप फिगर आउट करोगे, हाँ चलो स्टोरी की एक रिदम बन गई, इतने में किसी की सीटी बज गई कुकर की, तो अब इरिटेशन हो रही है। अब इधर से किसी ने कोई कमेंट लिख दिया नीचे से, एक कॉलेज शो कर रहा था, नीचे से एक लड़का लिख रहा है मैं प्रिया हूँ, मुझसे बात करो, मेरा नंबर ये है। अब मुझे लग रहा है ये बहुत ज्यादा फनी है, मैं जो बता रहा हूँ उनसे तो कहीं ज्यादा फनी। तो मैंने वो करके देखे और मुझे पसंद नहीं आया। तो अभी 2 साल 1.5 साल जितना भी कोविड चल रहा है, उससे एज अ पर्सन क्या चेंज फील होता है? यार एक तो वो फीलिंग आ गई है कि हाँ चलो बच गए हैं तो अच्छी चीज है, सब अच्छा है, फैमिली उमली सब ठीक है, सब वो, हाँ ग्रेटिट्यूड वाली चीज। सेकेंडली एक ये लगने लगा कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम चाहे पैसे कमा लो, तुम चाहे पावर ले लो, तुम चाहे कुछ भी कर लो। व्हेन इट कम्स टू रियलिटी चेक, बेसिकली मुझे वही लगता है कोविड ने रियलिटी चेक बहुत तगड़ा दिया कि तुम सब जानवर ही हो, कोई एक आंधी भी आएगी तुम मर जाओगे, तुम्हारी कोई औकात नहीं, तो ज्यादा बन के मत घूमा करो कि मैं तो ये हूँ। तो वो वाला एक ईगो वाला फैक्टर मुझे लगा कि हाँ वो तो अब वो नहीं है, मतलब
फीजिबल नहीं है एज अ पर्सन ना, ये सोचना बहुत ज्यादा लाइफ को लेके। मैं पहले भी नहीं सोचता था बहुत ज्यादा, लेकिन अब मेरा थोड़ा सा और उसने हल्का कर दिया कि थोड़ा सा ना चिल मारो, मतलब ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है कि मैं ये कर दूं वो कर दूं। जैसे मेरे पीछे पड़े रहते हैं लोग कि तुमने वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करी, यहाँ पे नहीं करी, मुझे लगता तो तुमने करी थी मिली ऑक्सीजन तो चिल करो ना। तो पैसा नाम कोई कुछ नहीं, कोई किसी को नहीं बचा किसी पाया। को कुछ नहीं बचा पाया, तो वो वाला थोड़ा सा हो गया। बाकी मूड बहुत ज्यादा काफी दिन तक वो रहा ना खराब, मतलब सैड ही उठ रहे हो आप, क्योंकि उठते ही अब एक तो वो गंदी आदत लग चुकी है उठते ही फोन चेक करने की। तो और मैं उस टाइम वो कर रहे थे हम लोग इंस्टाग्राम पे वो डाल रहे थे ना स्टोरीज रिक्वायरमेंट वाली, तो उसमें एक बहुत इरिटेटिंग चीज होती थी यार, तुमने 10-12 स्टोरी डाली हैं और मैं बात कर रहा हूँ लोगों से, जितने भी, मुझे पता नहीं, इंसान को नहीं जानता हूँ, फैन है मेरा, मुझे फॉलो करता था, उसने रिक्वायरमेंट करी हमारे आपस में बात चल रही है कि क्या। सुबह जब उठता था तो उसमें से बोलते थे 10 में से कि 3 स्टोरी आप हटा दो, हमें ऑक्सीजन मिल गई, या हमें दवाई मिल गई, या हमें हॉस्पिटल मिल गया, या जो भी था, 3 उसके साइमल्टेनियसली आती थी, हटा दो हमारा पेशेंट गुजर गया। तो वो बहुत इरिटेशन होती थी। या फिर वो कि अगर आपने मान लो किसी की स्टोरी नहीं डाली, 6-7 घंटे तक इंस्टाग्राम नहीं खोल के देखा, फिर उसका मैसेज आया मत डालना, ही इज नो मोर या शी इज नो मोर, फिर और बुरा लगता था कि यार कर ही देते इससे तो शेयर। अब फिर खुद के लिए लगता है कि क्या मैंने क्या करा, तो मैं सो रहा था यार, मैं थोड़ी है कि मैं, तो अननेसेसरी गिल्ट, हाँ वो वाली वो रही बीच में, तो वो थोड़ा मूड ऐसा ही रहा डामाडोल। आप काफी बार कहते थे कि ब्रांड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती, शोज बिक जाते हैं, तो अभी ब्रांड वर्क करते हुए कैसा लगता है? तो एक चाकू लेके मुझे मार देना 3 सवाल ऐसे पूछ चुका है ना बिल्कुल जाहिल कि मैं तुम्हारे अंदर से कुरेद के निकालूंगा कि तुम हिपोक्रेट हो नहीं, मैं बोलता था हमेशा कि ब्रांड वर्क, मैंने कभी ये नहीं बोला कि दूसरे लोग जो ब्रांड वर्क करते हैं वो गलत बात है, मैंने ये कभी नहीं बोला। मैंने अपने लिए बोला हमेशा कि मुझे ब्रांड वर्क करना ऐसा कोई बहुत इंटरेस्टिंग काम नहीं लगता। मैंने ये हमेशा, जरूरत नहीं है बोला, जरूरत नहीं है मुझे कि मैं शोज करता हूँ, मेरे पास रोज काम होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम नहीं है। प्लस वो है ना, मतलब मैं उस स्टेज पे आ गया था, फॉर मी एवरी डे इज अ वीकेंड, राइट। तो मैं मंडे को भी कर सकता हूँ अगर मुझे करना है, मुझे वीकेंड का इंतजार नहीं करना टिकट बेचने के लिए। तो जब मेरे पास उतना काम था तो फिर मैं नहीं करना चाहता था वो, फिर जब मेरे पास वो नहीं रहा तो मैं कहा ठीक है फिर ये करके देख लेते हैं। बट अभी अप्रोच क्या है ब्रांड वर्क को लेके, मतलब यार कुछ ब्रांड वर्क में तो अब मुझे मजा आता है देख करने में, कुछ में ठीक है, वो तब आता है जब मुझे ब्रांड खुला हाथ देता है कि आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो या आप अपनी तरफ से कर रहे हो, या वो उसमें मुझे मजा आता है। जहाँ मुझे रिस्ट्रिक्शन डल जाती है ना कि तुम ये वाली चीज मत करो, वो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है कि तुम्हारा जो भी पूरा कंटेंट तुम लिख रहे हो वो तुम अब अपनी वीडियो के पार्ट से ही निकाल के करो, उसी से रिलेट करके करो। तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ अगर तुम चांस दो, इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं। बेसिकली डिलीवरेबल्स जो है ना उसमें अगर मेरी तरफ से हो जाता है, थोड़ा फ्री हैंड होता है तो मुझे मजा आता है, अदरवाइज फिर मैं इरिटेट हो जाता हूँ। तो क्रिएटिव लिबर्टी ब्रांड वर्क में चाहिए आपको? देख यार सच्ची बताऊँ ना तो कभी कभी तो किसी ब्रांड वर्क को हाथ में लेके लगता है कि शायद मैं क्रिएटिव हुई नहीं तो वो बोलना, मतलब एक ब्रांड वर्क पे आप बोल रहे हो आप मुझे क्रिएटिव लिबर्टी नहीं दे रहे हो, और अगले ब्रांड वर्क पे लगता है कि साला तुम क्रिएटिव हो भी इसने तो दी है, क्या उगाड़ लिया तुमने। कितना ये मॉनिटर करते हो ग्रोथ, और कितना इंपॉर्टेंट लगता है सोशल मीडिया? ग्रोथ में मॉनिटर करता हूँ, ऐसा ये नहीं बोलूंगा कि मैं तो खोल के नहीं देखता, मैं रोज देखता हूँ। रोज देखते हो इनसाइट्स वगैरह सब कुछ? इनसाइट्स देखता हूँ, कितने फॉलोअर अनफॉलोअर, उसे देखने में मजा भी आता है, क्योंकि किसी दिन अचानक से आप देखते हो कि 11,000 अनफॉलो कर दिया, 5 अनफॉलो किया, तो आप खुद का इंस्टाग्राम देखते हो कि मैंने ऐसा क्या करा होगा लोगों ने अनफॉलो कर दिया आपने, आप रैंडमली 11,000 लोगों को आज लगा कि हमसे दूर चले जाते हैं क्यों लगा होगा? पोस्ट करने के लिए, फैन से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हो कि बाकी दुनिया को भी देखते हो किसका क्या चल रहा है? अपना डालता हूँ, गायब हो जाता हूँ इंस्टाग्राम इनसाइट्स पे जाते हो? इनसाइट्स पे जाता हूँ, अपने उस पे जाता हूँ, अपने पोस्ट का जब कोई ब्रांड वर्क किया तो उसका इनसाइट चेक कर लिया, अपने किसी पोस्ट का कर लिया, कमेंट्स पढ़ लिए। ऐसे 5-6 लोग कौन है जैसे स्टोरी पे रहते हैं? सबसे ऊपर टॉप पे जो रहता है 10-12 लोग होएंगे ना कोई? हाँ, दुआ रहता है, मेरा कॉलेज का एक दोस्त है वो रहता है, देवेश रहता है सबसे ऊपर मेरे इंस्टाग्राम पे देवेश, मुझे अगर देवेश ने कुछ डाला तो मैं देखूंगा चाहे मैं कहीं बैठा हूँ। वो आकाश गुप्ता, ये सब रहता है बस ऊपर वाले, उसमें तो यही सब। तो मतलब ये 10-12 स्टोरी देख के बंद? 10-12 भी नहीं, 5-6 स्टोरी देखियो। मतलब अगर किसी ने ऐसी स्टोरी डाली जो इंटरेस्टिंग नहीं है
तो फिर मैं बाकी भी किसी की नहीं देखता तो वो वहीं बंद हो जाता है एकदम। वो सीधा मैं होम पे आता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम पे कुछ कहीं और जाऊंगा। मैंने कहा हो गया, अब देख लिया सब। और मैं सच्ची बताऊं तो मैं आधा इंस्टाग्राम सिर्फ देवेश का फैन हूँ, मैं और कुछ नहीं करता। मुझे सिर्फ देवेश खोल के देखना होता है कि इसने क्या इतने रैंडम टॉपिक्स पे इतना फनी वो कंटेंट दे के चला जाता है। मैं कहा ये बढ़िया इस्तेमाल कर रहा है इसका। एज एन आर्टिस्ट कॉमेडियन आइडेंटिफाई करते हो अपने आप को कि मैं और भी चीज़ें करता हूँ और करना पसंद करता हूँ, या आप सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी तक रिस्ट्रिक्टेड पर्सनालिटी अपने आप को कंसिडर करते हो अभी? मेरा तो बहुत सारी चीजें करने का मन है, तो राइटिंग में भी अभी तो स्टैंड अप भी काफी सारी चीजें फिगर आउट कर ही रहा हूँ मैं कि कैसे थोड़ा और कुछ अलग तरीके से लिखा जाएगा। वो तो रोज ही लगता है यार, वो अलग बात है। स्टेज पे जाते हैं फिर अपनी औकात में आ जाता हूँ थोड़ी फटती भी है ना कुछ नया ट्राई करने में, तो फिर वापस से अपना पुराने करने लगते हैं, लेकिन करूंगा तो सही। हाँ, कि भाड़ में जाए दुनिया वाला जो एटीट्यूड है वो अब प्रॉब्लम लगता है कि हाँ मतलब आज अगर कोई मुझे ये बोले कि तू इतनी चौड़ में क्यों है, तो उसे पता होना चाहिए कि मैं पहले दिन से ऐसी इतनी ही चौड़ में बोलता हूँ। तो वो मेरा पर्सनैलिटी ट्रेट है, मैं उसमें कुछ नहीं करता, तो मैं ऐसा ही हूँ। बट किसी को लगता है कि अब सर चढ़ गया ये। कुछ लोगों को लगता होगा जरूर कुछ लोगों को कोविड में फोटो नहीं खिंचाई तो लगता होगा कि चौड़ आ गई है, जो भी है। बट मैं उन्हें बताना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ऐसा ही हूँ मैं। पर अब लेकिन कंपैरेटिवली अगर तू उस टाइम से अब तक देखेगा भी तो काफ़ी ज़्यादा मैं मेरी पर्सनालिटी में उतना चेंज आ गई हूँ, काफ़ी ज़्यादा मॉडेस्ट हो गया हूँ कि मैं अब बात कर लेता हूँ रुक के आराम से, फोटो वोटो खिंचाता हूँ। मैं कभी किसी को मना नहीं करता, मैं कभी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करता, कुछ नहीं। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर है। वरना तूने देखा ही है, मैंने तो एक ऑडियंस को उठा के भगा दिया था अंदर से। यू हैव सेड दिस अर्लियर कि आप 300 बार 250 बार 100 बार एक सेट करा है। अब ये प्रोसेस आउट ऑफ लेजीनेस नेम कि मैं बस्सी हूँ, मेरा कंटेंट फनी है, वो प्रोसेस चेंज हो गया है कि मतलब वो प्रोसेस अब आपके शोज में बनता है ओपन माइक से ज़्यादा? शोज में जो नए सेट्स डेवलप होते हैं और वो जो ऐड होते हैं, तो वो कितनी बार ट्राई होते हैं, कितनी बार नहीं ट्राई होते हैं, इसकी जजमेंट अब आपके लिए इजी हो गई है या फिर वो आलस है और कि मैं कर रहा हूँ तो फनी होगा वाला बात है? नहीं, ये तो कभी भी नहीं कि मैं कर रहा हूँ तो फनी होगा, वो तो ऑडियंस ही बताएगी फनी होगा नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो सेट मैंने अब बनाए हैं वो ऐसा ज़रूर है कि वो पिछली बार वालों से कम किए थे, वो बात ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी करा है तो वो मैं करता ही चला गया। मैंने ड्रॉप भी किए हैं, जो नहीं चले वो ड्रॉप कर दिए। बट उनके बीच में जो नए सेट्स हाँ, जो नए सेट्स बने, रूममेट। हाँ, तो रूममेट वाली स्टोरी तुझे याद होगी 2 साल पहले करा था तेरे प्लेग्राउंड में, तो उस टाइम बस इसका एंड नहीं मिल रहा था। ओके, एंड था ऑब्वियसली, एंड पता ही था मुझे इसका क्या एंड है, लेकिन मैं इसको क्लोज नहीं कर पा रहा था। तो 2 साल से ये क्रिएट हो रही थी, तो वो मेरे दिमाग में चल रहा था। जैसे ही मुझे वो लव द वे यू लाई वाला क्लिक हुआ कि अभी ऐसे क्लोज कर लेता हूँ, तो मैंने एक दिन उपन्यास से भी डिस्कशन किया था इसमें, पहले जब रिकॉर्डिंग कराई थी इसकी, तो वो तब भी मज़ा नहीं आ रहा था, फिर दोबारा कराई। तो वो प्रोसेस, आलस तो बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं उसको, वो जैसे ही मेरे दिमाग में ये वाला क्लिक हुआ ना कि ये क्लोज हो रहा है, देन आई रश्ड कि मैं भाग के ये सेट फटाफट से रिकॉर्ड करा लूँ, क्योंकि ये डालने का मेरा बहुत दिन से मन था। तो ये मेरे दिमाग में तो चल ही रहा था बहुत पहले से। अब प्रोसेस वो वाला तो नहीं रहा, अब ओपन माइक वाला शोज में है, अब थोड़ा ज़्यादा जल्दी आइडिया लग जाता। डायरी लेके लिखने वाला, हाँ, वो चल रहा है अभी भी। एक बार आपकी डायरी चोरी हो गई थी। अरे यार, एक्चुअली चोरी नहीं हुई, आपकी गलती थी। चोरी, हाँ मेरी गलती थी। मैं वो सूटकेस, मेरे पास एक सूटकेस था, एक हाथ में बैग था। हाँ, तो मैं हाथ में बैग लेके उतर गया, सूटकेस ऑटो में रह गया और वो चला गया। तो उसके बाद भी डिजिटली लिखना शुरू नहीं करा कि कोई क्लाउड बैकअप है, अभी भी डायरी लेके? डायरी में मुझे फन आता है लिखने में, प्लस ऐसा लगता है जब आप डायरी में लिख रहे होते हैं ना, तो आपका कंसंट्रेशन नहीं रहता कि हाँ चलो अब लिखते हैं थोड़ी देर बैठ के। वो फोन में और लैपटॉप पे मेरा वही है कि कुछ और खोल लिया बीच में से बंद करके, फिर इधर चले गए, फिर वो मैं भटकता रहता हूँ। तो फोन में मैं बहुत कुछ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि फोन में नहीं है। अब ऐसा थोड़ी कि गाड़ी में आके बैठा हूँ एकदम से, कुछ सड़क पे किसी को देखा तो कुछ ऑब्जर्वेशन आई तो फोन में लिखूंगा ऑब्वियसली, फिर कॉपी पेन नहीं निकालूंगा। बट जब फाइनली लिखने बैठता हूँ तो उस पर्टिकुलर सेट के बारे में मैं सारे अपने वो पढ़ता हूँ, फोन वाले नोट्स भी, कि कहीं तो कुछ नहीं लिख रखा जो इसमें एडजस्ट हो सकता है, और डायरी भी। वो मिक्स करे, चढ़ गए स्टेज पे, भाई कॉफी ले लेते हैं। मेरे बहुत सारे जोक्स जो मैंने ड्रॉप कर दिए हैं वो भोला ने भी सुने हुए हैं। जो ओवरनाइट वायरलिटी की हम बात कर रहे थे, उसके पीछे का जो सेटबैक्स थे और जो वो थे,
मतलब एक सेटबैक जो मुझे पता नहीं दुनिया को कितना पता, बट कॉमिक्सान में जो आपका रिजेक्शन हुआ, हर आर्टिस्ट की जिंदगी में एक सेटबैक जरूरी होता है, तो आपको लगता है वो सेटबैक था और उसने क्या मोटिवेशन दी, मतलब कॉमिक्सान से रिजेक्ट होके कैसा लगा? यार देख, मैं ना बहुत कम रिजेक्ट हुआ हूँ लाइफ में। ठीक है, किसी भी रेस्पेक्ट में मैं बहुत कम रिजेक्ट हुआ हूँ लाइफ। मुझसे नहीं होता रिजेक्शन बर्दाश्त। और ये इसमें कोई पहले भी कोई चेंज नहीं था, अब भी कुछ चेंज नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे वो अटेंशन सीकिंग प्रॉब्लम भी है, अब वो रिड्यूस होती जा रही है क्योंकि अब आपको मिलने लगी है, तो आप एफर्ट नहीं मारते उसके लिए, अब आपको वैसे ही मिल जाती तो ठीक है, चिल है। पर वो अटेंशन सीकिंग प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैं हूँ जो हूँ। इसी वजह से मुझे नौकरी नहीं पसंद थी कि मुझे सब मेरी तरफ नहीं देख रहे। मैं वहाँ पे कूलेस्ट गाय नहीं हूँ, या जो भी वर्ड होते हैं उसके लिए जो भी बोल सकते हो। इस चक्कर में मैं इस फील्ड में आया, मैंने वो करने लगा। जब मैं करने लगा तो मैं अच्छा करने लगा। मैं अच्छा कर रहा हूँ ये बात तो मैं खुद से नहीं, आपको सामने वाले आके बता देते हैं, कैनवस ने आके बता दिया, तूने आके बता दिया, तू स्पॉट्स दे रहा है, तू जिम्मेदारी देके जा रहा है, आप होस्टिंग भी कर लो, जो भी करना कर लो, तो लग रहा है कि हाँ ठीक है तुम अच्छा ओपन स्पॉट्स मिलने लगे, बड़े बड़े कॉमिक्स के शोज करने लगे, सब अच्छा चल रहा है। जो आप सेट कर रहे हो वो सेट भी लोगों को याद है, वो फनी है, वो किल हो रहा है। तो मुझे था कि उखाड़ लिया अब तो जो उखाड़ना था। कॉमिक्सतान का क्रेज चढ़ा हुआ था दिमाग में, क्योंकि दुआ सूरी गए हुए थे उस टाइम। पहले कॉमिक्सतान का हुआ कितना तगड़ा था यार, बहुत ज्यादा प्रमोशन हुई थी, हर जगह पोस्टर्स लगते थे। एक बहुत वो इसमें घटिया बात थी, जो सेटबैक डेवलप होता है। सेटबैक अचानक से नहीं आता आपको, सेटबैक के पीछे आपकी कोई मेमोरी होती है जिसे धक्का लगता है, क्योंकि एकदम से आपको कोई चांटा आके मार देगा ना, चांटे की तरह ना लाइफ का, एकदम से आके तुझे चांटा मार देगा, तुझे थोड़ा सा रैंडमली थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन तुझे कोई सदियों से तड़पा के आके मारेगा तो तू खड़ा होकर भूस भर देगा। वो वाली बात थी। मैं लाजपत में जिस जगह से ऑटो लेके जाता था ना, तेरे पास आता था या कैनवस जाता था या मेट्रो के लिए जाता था, उसके जस्ट पीछे होर्डिंग है जिसपे सब लगे हुए थे, तन में उनमें सबके वो लगी हुई थी, तो मुझे रोज दिखता था कॉमिक्सतान वाले को। और आप सेम काम कर रहे हो, और अब आप compete करने जा रहे हो। compete किससे करोगे? अपने साथ वाले से। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कॉमेडी सर्कल में मैं किसी को, कॉमेडी सर्कल में कोई है नहीं और बाहर से एक दिन अचानक से एक लड़का आके वो जीत के चला जाएगा, नहीं। कॉमिक्सतान में रेगुलर कॉमिक्स ही ऑडिशन देंगे जो कर रहे हैं, जो भी उसका प्रोसेस है। यहाँ तो मैं सबसे रोज ही जीत रहा था, यहाँ तो मैं कैनवस के 10 वो जीत लिए थे ओपन माइक सर। अपने यहाँ तो हर तरीके की वैलिडेशन मिल रही थी। तो जब वो कॉमिक्सतान का वो आया था ना, तो मैं बहुत चौड़ में गया था कि मुझे तो ले ही लेंगे, मतलब मुझे कैसे ले, मतलब मेरा ये था कि दिल्ली, सबको ही लग रहा था, मुझे अंदर से एक चीज, तुम तो बोल रहे थे तुम्हें ले लेंगे, तो मैं बोलता था हाँ हाँ देखते हैं भाई, लेकिन मुझे अंदर से लगता था दिल्ली आए ही मुझे लेने हैं, कुछ करने नहीं आए, ठीक है। बस तुझे भी बता नहीं रहे, तुझे धीरे से बताएंगे, तू टेंशन मत ले, तू जाके अपना वो कर। वो कुछ साइन वाइन कराते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं वो भी बहुत टेंशन में दिया। स्वाति थी मेरे साथ, कौन बैठा था उस टाइम, स्वाति बैठी थी शायद से। तो मैं उस टाइम भी ऐसा था कि कोई बात, तुम कर लो अभी थोड़ी मेहनत, ठीक है। मैं तो भी अंदर जाके होने ही वाला हूँ। फिर मैं देखे आया इंटरव्यू, फिर वो उसका मेल आता है ना कुछ दिनों में, तो वो आया, उस पर लिखा है रिजेक्टेड। तो मुझे ना यकीन ही नहीं हुआ, मुझे लगा कि ये बकवास कर रहे हैं मुझसे, मुझे अलग से भी फोन करके बताएंगे। वो बहुत फनी था यार, इतनी बेइज्जती महसूस हुई ना, मुझे लगा कि अब करना क्या है, आपको ही नहीं पता ना, अब आपको किससे बेटर होना है, अब किससे जीत के दिखाऊं, राइट। अब क्या जो जीत चुके हैं ऑलरेडी, सूर्य के साथ कम्पीट करूं मैं। अब करूं क्या मैं, तो मुझे वो समझ नहीं आया। फिर लेकिन ये हो गया कि मैंने डिसाइड, शायद वो सेटबैक कहूं या क्या कहूं, मैंने उस मोमेंट पे डिसाइड कर लिया कि मैं वीडियो निकाल रहा हूँ, अदरवाइज मैं वीडियो निकालने के लिए तैयार नहीं था, राइट। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि वीडियो निकाल रहा हूँ, कौन सा सेट निकालूंगा कि मैं दोनों रिकॉर्ड कराऊंगा, चीटिंग और वैक्सिंग, और फिर देखते हैं क्या रिलीज करना है। मैं अपने शो वाले में से कुछ नहीं निकालना चाहता था। उस टाइम मेरा एक रेस्टोरेंट वाले सेट है, छोटा था, मैं चाहता तो उसे निकाल देता, क्योंकि मुझे कपूर ने बोला था कि इसको निकाल दे, बहुत फनी है। मैंने कहा नहीं भाई, तो बन रहा है, अभी तो कुछ बना ही नहीं है इसमें। फिर मैंने ये सोच लिया, फिर मैंने दुआ से बोला कि मुझे वीडियो निकालनी है, और मैंने रिकॉर्डिंग भी दुआ सूरी के शो में कराई। मैंने दुआ सूरी का शो होस्ट किया, मैंने कहा मैं तुम्हारे शो में कराऊंगा, तो फिर वो रिकॉर्डिंग करी, बस फिर वो वीडियो डाली, वो चल गई। तो फिर पता है, फिर अंदर से ऐसा लगा कि साला ये अच्छे के लिए हुआ था। यहाँ से जो सवाल बनता है और ये जो बात बनती है कि आप का स्टाइल ऑफ कॉमेडी, एनेक्डोटल कॉमेडी जो आप करते हो, कहानियां सुनाते हो, तो आपको लगता है कि अगर कॉमिक्सतान हो जाता, आप अच्छा भी कर लेते, तो भी ये जो एक आपका एक जो नीश बना है, या फिर आपका एक जो स्टाइल बना है,
एनेक्डोट का, और उसमें आपको अलग अलग स्टाइल ऑफ कॉमेडी करने पड़ते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, करते वो करते। ऐसा नहीं है कि आपने ट्राई नहीं करा है और 2-4 चीज़ें आपने ट्राई करी है, सेट्स बनाया, बट एनेक्डोट इज समथिंग जो आपको कंफर्टेबली आया है। तो उसके बारे में कभी सोचते हो? मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं चला जाता तो मैं बहुत गंदा परफॉर्म करता। बहुत गंदा परफॉर्म करते हैं क्योंकि बाकी स्टाइल नेचुरली नहीं आते आपको। रीजन बीइंग कि मैं एक तो नेचुरल नहीं आता, ऊपर से मुझे 3 राउंड का तो मुझे मतलब ही नहीं पता। मुझे बहुत दिनों बाद पता चला टॉपिकल होता गया, क्योंकि मैंने दिमाग ही लगाने की कोशिश नहीं करी। मैंने कहा जब ये मैं करता ही नहीं तो मैं क्यों जानूं ये क्या है। राइट तो क्योंकि एक्चुअली मैं एनेक्डोटल करता हूँ, ये भी मुझे बहुत दिनों बाद पता चला था। राइट, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो एक अलग तरह के कॉमेडी के वो है जो भी है। तो मैं वहाँ जाता तो मैं शायद बहुत गंदा परफॉर्म करता। मुझे एक चीज़ ये लगती है। दूसरा मुझे ये लगता है कि खराब वराब तो कुछ ना होता है, जैसे ही वहाँ से निकलते हैं वापस एनेक्डोटल ही करने लग जाते हैं। राइट, जो किसी को भी देख ले शो तो अब वो ही करते हैं ना जो उनका जो है। उनका स्टाइल ऑफ कॉमेडी बन जाता है। हाँ, मतलब मैं वहाँ पे कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना कर पाता। तो जैसे ये जो बात है कि आपको बहुत टाइम बाद पता लगा कि मैं एनेक्डोटल कॉमेडी करता हूँ, हाँ तो हर हर आर्ट फॉर्म की, हर तरह की चीज़ की एक स्टाइल ऑफ, एक ग्रामर होती है, एक टूल्स होते हैं, एक टेक्निक्स होती है जो आपको पता लगी होगी। इसका कितना यूज़ प्रैक्टिकली आप करते हो, और कितना पढ़ लिया है, कितना डिटेल में घुस गए हो, और कितना पसंद है ये सब, और आपको क्या लगता है, मतलब सेट लिखते हुए ये सब अब दिमाग में रहता है? दिमाग में रहता है, पर मैं उससे थोड़ा सा दूर रखता हूँ दिमाग से। थोड़ा सा दूर रखते हैं। मतलब मुझे लगता है कि मैं जो स्टेज पे आपको रैंडमली निकल रहा है ना आपके उससे, और अगर उससे ऑडियंस कनेक्ट हो गई है और वो बुक्स में फिट नहीं हो रहा है तो भी रखो। तो भी रखो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक बार आर डी शर्मा पढ़ ली तो अब आर एस अग्रवाल का सवाल नहीं लगाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ। मेरा ये है कि भाई तू कर तो सही, अगर ऑडियंस पकड़ रही है तो फिर पकड़े जाएंगे। हाँ, लेकिन वो सब समझ में आ जाता है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए स्टोरी में एक चाहिए, तो वो जो चाहिए वाला सीन है। फॉर एग्जाम्पल इस रूममेट वाले में जब मैंने पहली बार ये जो पहली का मतलब सेकंड लास्ट टाइम जब मैंने रिकॉर्ड कराया, तब इसकी स्टार्टिंग जब स्टेज पे कर रहा था तो मुझे था कि मैं एडिटिंग पे देख लूंगा यार, मैं ये वाली लाइन मैंने गलत बोल दी थी एक लाइन, तो मैं कोई नहीं, मैं इसको आगे पीछे करके उस पर कर लूंगा। पर जब मैंने वो आगे करा मुझे मजा नहीं आया। फिर वो जो गाजियाबाद वाला जोक है ना, वो फिर मैंने उसके बाद लिखा, मैंने कहा इसमें एक और डिटेलिंग डालने की जरूरत है ताकि यहाँ पे एक लाफ मिल जाए मुझे, फिर मैं पकड़ लूंगा उसको। तो ये मुझे पता चल गया कि क्राफ्ट में कैसे घुसना है, क्या करना है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे स्टोरी टेलिंग में लगता है, जो जाकिर भाई भी हमेशा बोलते हैं कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टोरी कौन सुना रहा है, ये इतना ज़रूरी नहीं कि स्टोरी कैसी है या क्या है। राइट। जब कौन सुना रहा होता है ना, तो जनता फिर आपके साथ मिलकर सुन रही होती है। राइट। वही चीज़ मेरी जैसी पर्सनैलिटी है, जैसी मैं बोलता रहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यही बात ही कर रहा हूँ कि हम शराब पी के कुछ कर रहे थे या हमने कहीं जाके लड़ाई कर ली, कुछ कर ली, तो ऑडियंस भी लाइक कि हाँ तू कर सकता है, तुझे देख के लग रहा है तो शायद अभी करके आया होगा कुछ, तो वहाँ से वो कनेक्ट होके फिर मैं उसको कैसे सुना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फिर वो मेरा क्राफ्ट। मैं उन्हें बस बिलीवेबल और रिलेटेबल, मेरा रिलेटेबल का बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है कि मुझे रिलेटेबल कंटेंट लिखने में मजा आता है। जैसे मैंने पहले भी बोला, मुझे वो रूममेट डालने का मन इसलिए था बहुत ज़्यादा बिकॉज ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, उनके फादर ने आके पकड़ लिया, उनके पेरेंट्स ने आके। राइट। क्योंकि मैं 3 जगह हॉस्टल्स में रहा हूँ, तीनों में किसी ना किसी के साथ ये हुआ है। राइट। तो मुझे ये था कि इस ज़्यादा लोग रिलेट करेंगे, राइट। मास पे पहुंचेगा, इसे करते हैं। मेरा वो वाला फैक्टर है। बाकी मैं ज़्यादा किताब में घुसता नहीं हूँ यार, मुझे ज़्यादा समझ में आता नहीं है। जैसे मैंने देवेश को देखा है, वो पता नहीं जब स्टार्टिंग में थे तो कैनवस में बैठे तो किसी ने वो बोला कि रूल ऑफ 3 है, आपको यहाँ टैग मार के यहाँ पे अप्लॉज ले लेना है, चकल लाफ अप्लॉज ऐसा कुछ था मुझे। देवेश गया स्टेज पे, हम बैठे हुए हैं, देवेश ने एक टैग मारा, 2 मारे, 3, 4, 5, 6, 7, उसके 11 टैग मार दी उसने। मैंने कहा इसको कोई बताया नहीं कर रूल ऑफ 3। मैंने कहा तो बहुत दिन से कर रहा है। और फिर मुझे लगा कि ठीक तो कर रहा है, जितने आते उतने कर दो ना। मैंने कहा बाढ़ में जाएगी रूल ऑफ 3। फिर मैंने खुद ही कर लिया जो दिमाग में आया। तो मतलब टूल्स का जो इस्तेमाल समझ आता है वो करते हो, और बाकी जो नेचुरली आता वो है बेटर करने के लिए करना ही पड़ता है यार। राइट। देख ऐसा तो है नहीं कि वो किताब फाड़ के फेंक दो, सही बात। वो किताब में से कुछ तो वो सही है तभी तो लिखी गई है। तो उसमें अब ये है कि हाँ 100% नहीं जाता मैं, पर हाँ जब फटती है, जरूरत पड़ती है तो तुरंत खोल के चीटिंग करके देख लेते हैं कि हाँ ये करना है, अभी ये कर लेते हैं, रुक कर लेते हैं। ठीक। सक्सेस के बाद एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ वसी का, पर सक्सेस के बाद बिजी हो गया होगा वसी। बहुत ज़्यादा यार, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे सोचा तो कुछ भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ज़्यादा ही बिजी हो गया कुछ। मतलब इतनी फ्लाइट्स तो मैंने लाइफ में नहीं सोची थी यार पकड़ूंगा। तो इतना बिजी रह के पुराने रिश्ते फिर भी मेंटेन्ड है तुम्हारे? सब
एक पास से। हाँ मतलब जितना मैं जानता हूँ, और सबके साथ वो रिश्ते बनाए रखना और लोगों तक वापस जाना, वो क्या एफर्ट है कि वो बिलीव है आप में, ट्रस्ट है, क्या व्हाट इज दैट क्वालिटी? मेरा है कि मतलब मेरा सब पुराना सब कुछ चला आ रहा है आज तक, जैसे जिससे बातचीत होती है, उसके लिए मेरा कुछ ऐसा एफर्ट मारना नहीं है, वो मेरे दैट्स माई पार्ट ऑफ लाइफ, कि ये रूटीन है मेरी लाइफ का, ये तो करना ही होता है। तो अगर मैं आया हूँ दिल्ली वापस 3 दिन के लिए भी आऊँगा, तो मैं 3 दिन में अगर मैं 7-8 इंपॉर्टेंट लोगों से मिलना है तो मैं उसका टाइम निकालूंगा, मैं मिलूंगा कैसे भी करके। और ये पहले से डिसाइडेड होगा किस दिन किससे मिलना है, क्या होना है, किसके साथ बैठना उठना है, क्या है, घर जाना है तो घर वालों से कब किससे, सब ये हुआ है मेरी लाइफ का, हुआ है। जब तो कुछ नहीं थे, चीजें शेड्यूल्ड हो गई है, बट प्रायोरिटीज हुई। वही है। तो दोस्त और फैमिली का समझ आता है। आपने अपने एक पुराने शेफ को, जिनको जो आपका शायद ये रिलीज सेट नहीं है कहीं पर, बट आपके शो का पार्ट है, कि आपका रेस्टोरेंट की जो जर्नी, और वो पुराने शेफ को आपने दोबारा एक, मैं कहूँगा कि दोबारा साथ दिया, दोबारा काम दिया, वो सब चीजें कहाँ से, मतलब दिस इज That's स्कूल because ऑफ of him, दैट्स बिकॉज़ not ऑफ हिम। me। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने वापस जाके अपने उसे फोन करके बोला हो कि तुम वापस आ जाओ। He called me, तो पहला लॉकडाउन लगा था कि सर कुछ काम नहीं है, तो मैं कहा मेरे पास भी नहीं है। तो उसने कहा मैं कुछ भी कर लूंगा। मैं कहा तो तू घर पे आके खाना बना ले, अब तू मत बना जब तेरा कहीं नहीं बन रहा, तो घर पे आके बना ले। तो फिर वही उसे क्वारंटीन करा के मैंने बुला लिया, फिर तब से वो साथी है। उससे कभी ऐसा कोई रिश्ता तो खराब हुआ नहीं था, इट वाज अ बिजनेस, बंद हो गया, उसने अपना आगे बढ़ गए, तो अच्छा आदमी है, तो अब साथ ही है। हाँ, ये जो क्वालिटी आपकी है कि आपने, मुझे याद है आप एक मैगी खाया करते थे एसडीए में एक जगह से, आपने वहाँ पर भी एक लड़की की एजुकेशन स्पॉन्सर करी, तो वो सब चीज़ें, मतलब मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि लोग सक्सेस के बाद दूर हो जाते हैं, आपको देख के लगता है कि और करीब आ रहे हो लोगों से। हाँ यार, मुझे लगता है अगर किसी की मदद कर सकते हो और आज तुम्हारी औकात है तो कर दो। देख मुझे ना, वो मैं बता रहा हूँ ना, वो वाला शौक बहुत पहले से है मुझे, कि हम आए हैं, बसी भाई एकदम, मतलब वो रईस वाला आदमी उतर के आया गाड़ी से, एकदम सारे पूरे मोहल्ला ऐसा जाना चाहिए। दिस इज आउट ऑफ मॉडेस्टी ऑब्वियसली। नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं होता है ना, मेरी पिक्चर चल रही है, तो बचपन से चल रही है मेरी पिक्चर, ठीक है, सब देख रहे हैं मुझे मेरे बचपन से। अभी वो सिनेमा मेरा रिलीज नहीं हुआ है, अभी रिलीज है, मतलब सामने लाइव चल। तो दैट्स पार्ट ऑफ वो लाइफ मेरा, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ आज तो मैं कर देता हूँ। और मेरा फिर वो नहीं है कि मैं किस हद तक जाऊँ, मैं चूते भी कटवा चुका हूँ ना बहुत बार, ऐसी बात नहीं है। तो क्योंकि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ फिर तुम्हारी मदद करने के लिए। यार एक बहुत ना वैसा सवाल है मेरे दिमाग में, जो शायद बचपन से पूछना आता हूँ मैं खुद से, कि इज फेम द आंसर टू एवरीथिंग? नॉट एट ऑल। अब सुबह उठ के ऐसे नहीं लगता कि अब सब मिल गया, ठीक है, सॉर्टेड है? नहीं, इसी के पीछे भाग रहे थे ना, बट हमेशा से। आप सुबह उठे हो, मन में आपके ये है कि हाँ ठीक है, लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया, बाहर किसी ने बेल बजाई, आपको याद आ रहा है चाबी नहीं मिल रही है, उसे खोलना कैसे दरवाजा है, तो चाबी तो मिलती नहीं मुझे आधे टाइम सुबह उठ के। जो वो वाली फीलिंग है कि दिस इज आंसर टू एवरीथिंग। फेम आपको बहुत कुछ बनाता है यार, एंग्शियस बना देता है, कंसर्न बना देता है। मैं बताया ना, मैंने पहले भी कहीं पे बोला है, इट्स नॉट that tough to be famous, it's really tough to maintain fame। वो जो मेंटेनेंस है ना उसकी, वो मेंटेनेंस बहुत तगड़ी है। fame is not answer to everything, it's answer I think many things like मैं आज सिक्योर हूँ, मुझे वो वाली चिंता नहीं है कि कल को रोटी कहाँ से आएगी या क्या होगा, घर कहाँ लूंगा, कैसे सोऊंगा। ये वो पॉपकॉर्न है नहीं, ये आलू टिक्की, आलू टिक्की, गुप्ता बर्गर। ये कितनी बढ़िया अप्रोच है यार लाइफ में। जिस चीज को बना रहा हूँ उसी को बजा के बुला दो, माइक बजा के ऑडियंस को करो। जिस टाइप का फेम आपको मिला या सक्सेस आपको मिला, और जो मेंटेनेंस की उसकी बात है, तो मतलब वो जो एफर्ट की बात हमने डिस्कस करी कि ज़रूरी है इंस्टाग्राम, ज़रूरी है रिस्पॉन्ड करना, और मतलब वो मेंटेन रखना, बट ऐसा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो आप मतलब चीज़ें ज़्यादा करते हो कि चीज़ें कम करते हो उसको मेंटेन रखने के लिए? मेरी कोशिश रहती है कि थोड़ा हल्का रखो, अपने आप मेंटेन हो जाएगा। एज सच कोई बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ती,
मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस अबाउट फेम, बिकॉज मैंने एक्चुअली अपना फेम सिर्फ डिजिटली ही देखा है अभी। जब से मैं फेमस हूँ तब से तो मैं घर से नहीं निकला हूँ। राइट। तब से तो मेरा वो है इक्का दुक्का वाला सीन है। तो हाँ ठीक है, तो जिन्हें हो गए हैं 8-10 साल, राइट, वो ढंग से बता सकते हैं कि इस फेम आंसर टू दिस थिंग और दैट थिंग। मैं हम तो एंग्जाइटी में ही रहे हैं जब से। हमारे तो सच पता है फटी पड़ी है जब से। बट आपकी स्टैंड अप कॉमेडियन को पार करके एक पॉप स्टार वाली मतलब मैं कैसे समझाऊँ, वो जो वायरलिटी थी, वो जो फेम था, वो एक पॉप स्टार वाला बन गया था। तो आपको इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए सेलिब्रिटीज के, वो लोग म्यूजिशियंस, बॉलीवुड एक्टर्स, क्रिकेटर्स, कई लोग शो देखने आए आपका, उनके बारे में वो क्या फीलिंग थी और वो कैसा लग रहा था? यकीन ही नहीं हो रहा था पहले तो कि ऐसा हुआ होगा। एक तो मैं इतना चूतिया आदमी हूँ, कितने ये ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे मैसेज वाला सेक्शन भी खोल के देख लेना चाहिए। और उसमें वो टॉप रिक्वेस्ट अलग करके उसमें देख लो। पूरा सिखाया था मुझे जाकिर भाई ने, जब मेरा वो चेंज हुआ था पूरा सिखाया था, पर दिमाग से निकल गया। तो मैंने प्रवीण कुमार को 8 या 9 महीने बाद रिप्लाई किया। वो मेरठ से हैं और मैं वो अच्छा खासा उनका फैन हूँ। मेरठ में भी हमने बतेरा देखा है उनको। वो मेरे स्कूल में एक बार चीफ गेस्ट बन के आ चुके थे। 8 या 9 महीने बाद ऐसे ही खोल के देख रहा हूँ। मैंने कहा पीके, फिर उन्होंने देखा ब्लू टिक, फिर मैंने कहा प्रवीण को क्या बदतमीजी है। मैंने पढ़ा, वो स्टोरी डाली थी, वो स्टोरी नहीं देख पाया मैं इतना पुरानी हो गई। हाँ। तो मेरा ये है कि मुझे पहले यकीन नहीं होता था, फिर लेकिन जब वो हो जाती थी, बात शुरू होती थी, आफ्टर दैट यार वो वाली फीलिंग आती है कि दिस इज अनरियल बट इट्स हैपनिंग, सो टचवुड। वही ना, फिर अपनी फटाने में बैठ जाओ, फिर कोने में रखा अपनी फटा लो। माधवन सर ने मैसेज किया, मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मुझे आर माधवन खुद से मैसेज करेंगे। मतलब मेरे लिए तो वो है कि अगर वो ऐसे, मैं ऐसे करूं गाड़ी में सर, वो वापस ऐसे कर देना, तो मैं यही मेमोरी लेकर खुश हूँ अपने जीवन में। और ऐसे बहुत सारे लोग थे। हाँ। फिर जब वो धीरे धीरे जब वो पढ़ा तो हाँ लगा कि चलो हो तो रहा ही है, करा तो है ही। तो वैलिडेशन किसी को बुरा नहीं लगता। राइट। वैलिडेशन अच्छा ही लगता है। ऐसे लोगों से मिले जो जिन्हें पूरी दुनिया वैलिडेशन देती है अपने उसके लिए, वो बढ़िया लगता है। प्लस मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, हर इन लोगों की, जब लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए, कि एक चीज़ थी जो थोड़ी अलग थी। वो ये थी कि काम बहुत पसंद है। मतलब ऐसा उनके मैसेज का वो था कि बहुत, मतलब वो जान है, मतलब बेसिकली काम ऐसा नहीं है कि एक वायरल आदमी है। हाँ, वो वाला फैक्टर जो है ना, सिर्फ आपकी तारीफ के अलावा आपके काम भी साथ में उसकी तारीफ में जोड़ा जा रहा है। राइट। वो मेरे साथ हर बार हुआ, हर किसी के मैसेज में हुआ, हर किसी के वॉइस नोट में हुआ। बहुत सारे, अब तो मैं बहुत सारे लोगों के साथ हूँ कनेक्टेड, तो अच्छा लगता है, मजा आता है। हाँ, फिर भी वो तो लगता रहता है ना, उसने देखा होगा अभी तक, नहीं देखा होगा किसी का भी रैंडमली आपको लगता है, बट ठीक है, अच्छा है। और उन लोगों का बड़प्पन है यार कि वो लोग किसी को मैसेज कर रहे हैं। राइट। और इंस्टाग्राम, थैंक यू, ब्लू टिक दे दिया, वरना वो ढूंढते ही रह जाते कि कहाँ। और वो काम का इम्पैक्ट। हाँ, एक मुझे याद है जो आपने बताया था कि आपको एक पुराने दौर के जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते थे वो मिले थे, इनके आप फैन थे एयरपोर्ट पे। यार वो बहुत फनी है। अगर सर आप ये बाई चांस भी सुनो तो वो बहुत फनी हरकत थी जो आपने किया था। एहसान कुरैशी साहब मिले थे फ्लाइट में, तो उन्होंने वो ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक जूते, अंगूठी पहन रखी, और वो बिल्कुल सेम लग रहे थे यार जो वो स्टेज पे लगते थे। साइड में आया मैं उनके, मैंने आके बोला कि सर, बिग फैन सर। हाँ। और मैंने सर, आई एम ऑल्सो स्टैंड अप कॉमेडियन, आई डू स्टैंड अप डिफरेंट वेन्यूज इन बॉम्बे। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे वो लगा कह रहे कि अच्छा, तो आइए साइड में, हमारे साथ एक फोटो खिंचा लीजिए। मैंने कहा है पर उन्होंने अपने फोन में मेरे साथ फोटो खिंचा के रख ली, और मैं सोच रहा हूँ तो मैं था ना तुम्हारे साथ फोटो खिंचाना मेरे फोन में। फिर मैं पीछे वापस गया, मैंने कहा सर फोटो मुझे चाहिए थी। मैंने कहा आपको कोई नहीं पहचान रहा क्या, आप दूसरों की फोटो लेके चले जा रहे हैं। इस फेम के चक्कर में कब फैन मूवमेंट में फंस गए हो कि अब मैं मना नहीं कर सकता, अब मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता? अरे बहुत बार हो चुका है यार मेरे साथ। इसमें तेरा सेलेक्ट सिटी में उस बंदे ने पहचान लिया मुझे, जो वहाँ पे वो कर रहा था, सामान दिखा रहा था, सामान दे रहा था, सेल्स पर्सन जो था। तो मैंने उसे बहुत चौड़ में बोल दिया कि मुझे एक आप वो दिखा दो, कोई ट्रैक पैंट्स ले रहा था, पता नहीं क्या ले रहा था। भाई मैं शायद 42 या 43 हज़ार रुपए की शॉपिंग करके आया वहाँ से। क्यों मना नहीं कर पाए? वो हर चीज ले आए, और मेरे मन में आ रहा, तू अपने टारगेट क्यों पूरे कर रहा है मुझसे? एक बार आपने वो सनग्लासेस भी लिए थे वियर्ड से। वियर्ड नहीं है, बहुत अच्छा सनग्लासेस है, बच्चों की करने की जरूरत नहीं है, मेरी बेइज्जती हो गई थी।
मैं एयरपोर्ट पहुंचा, गाड़ी में रह गए मेरे सनग्लासेस। हाँ मैं अंदर घुसा तो मैंने कहा चश्मा तो लगाना पड़ेगा यार, हाँ। क्योंकि ये तो एयरपोर्ट लुक में मैंडेटरी है ना चश्मा लगाना। तो हाँ ऊपर से आंखें लाल होती हैं सुबह सुबह, तो ये होता है चश्मा लगा लो तो वो नहीं होगा कोई हाँ फालतू। मुझसे आगे भी तो बकचोदी करता, अभी पी रखे सो के उठ के आया हूं मैं, ठीक है। तो मैं गया अंदर, सनग्लास करके एयरपोर्ट पर उस दुकान का नाम होता है जो हर जगह होती है, उसमें घुसा मैं। और मेरा कोई ऐसा एम भी नहीं था कि मैं इतना खर्चा करूं या कुछ भी करूं। भाई वो डॉल्चे गबाना का चश्मा, अच्छा बहुत चौड़ में दिखाता हूँ उसको। मैं अब ऐसे प्रिटेंड करता हूँ कि मैं डॉल्चे गबाना ही पहनता हूँ। भाई मैंने वो चश्मा उठा लिया, मैंने लगा के देखा, मैंने कहा ठीक लग रहा है, और वो वैसा सही लग रहा था जैसे मैं गाड़ी में छूटा था। तो वहां पे वो बंदे ने पहचान लिया था, सेल्स वाले ने, और एक जो बंदी खड़ी थी वो। बस फिर क्या था, मैंने पूछा कि हाँ तो ये पैक कर दीजिए आप, कितना? कार्ड निकाला मैंने, उसने कहा सर 18,999। मेरे ना ऐसा हो गया कि मैं फ्लाइट छोड़ रहा हूँ घर जा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कैसे भी करके, कुछ ऐसा नहीं हो सकता एयरपोर्ट पे कुछ हो जाए मैं भाग लूँ। आपने सीधा कार्ड निकाल के दे दिया कि हाँ जोता का भी पैक कर दे? नहीं सीधा नहीं, हाँ रुक गया ना हाथ मेरा। अच्छा। फिर मुझसे कहता है, बहुत ही फनी बात, कह रहा है सर थोड़ा डिस्काउंट भी चल रहा है, आप बराबर वाली दुकान से शायद कुछ चॉकलेट का डब्बा है वो लेंगे तो आपको 300 रुपये ऑफ हो जाए। मैंने कहा भूतनी के सर, तुमने मेरा जितना नुकसान कर दिया, अब 300 रुपये तो भरपाई नहीं कर पाएंगे, चॉकलेट तो खा ले जाकर। उस चश्मे की मैंने क्या इज्जत करी है। अच्छी बात सब करी है। कोई चीज है मोहल्ले में जो नहीं बिकती तुम्हारे? सब कुछ बिकता है। तो ये क्या घरों में घुस के क्यों बेचते हैं यार? ये आके कमरे में से निकल के कुल्फी खा लो। का मोहल्ला है। ट्रेन नहीं जा रही है। अरे ये कुल्फी बेच रहा है यार वो। आप वो आदमी हो जो ऐसा लगता है कि कोई भी कहानी, कोई भी किस्सा आपके साथ हुआ है उसको फनी बना देते हो, ठीक है? तो ऐसे ड्रॉप कैसे करते हो मटेरियल? जिनसे बातचीत बंद हो गई वो ड्रॉप कर देते हो? नहीं। करने के बाद बातचीत बंद करो ना। बातचीत भी तो किससे बंद नहीं हुई ना। नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज फनी है, बट वही वाली बात है ना कि अगर रिलेटेबल है वो उनके लिए फनी होगा ना। ऐसे तो मेरा जो आपस में हम यारी दोस्ती में जो फनी है वो बहुत सारी चीजें इसलिए फनी है क्योंकि वो हमारा दोस्त है, हमें पता है। राइट। तो वो इसलिए हर चीज मटेरियल नहीं बन सकती। बट हाँ, जैसे हम वो वाली बात कर रहे थे कि एक्सपैंडिंग क्रिएटिव प्रोसेस एक्सपैंड करना या फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करना, जब मैं और चीज़ों के लिए सोच रहा था। अब मुझे ये लगता है कई सारी चीज़ें जब मैं उन्हें स्टैंड अप के लिए ड्रॉप करता हूँ कि नहीं ये नहीं कर सकते स्टेज पे, मुझे कहीं ना कहीं आता है ये किसी, अगर मूवी लिखूंगा तो उसमें चला जाएगा, मूवी लिखूंगा कुछ उसमें ये सीन फनी है। तो जिसके लिए विजुअल चाहिए, आपको लगता है कि वो विजुअल चाहिए या फिर वो वाला कैरेक्टर जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, स्क्रीन पे चल रहा है, उससे कोई डायलॉग बुलवाना हो, राइट, वो वाला फैक्टर। राइट। वरना फिर एक जोक करने के लिए ना उसका कैरेक्टर एस्टैब्लिश करने के लिए 5-7 मिनट लग जाएंगे और फिर आगे की स्टोरी कुछ होगी नहीं, वो उतना सही होगा। राइट। आपने अपने 1 घंटे का शो 2.5 घंटे का कर लिया। ऑडियंस के लिए शायद वो ऑनलाइन लिखा होता है 1-1.5 घंटे का शो रहेगा, पर वो आके 2.5 घंटे बैटरी रहती है। तो कभी ऐसे तरस आता है कि किसी को सूसू जाना हो? पहले मैं ये चीज वो नहीं करता था, एड्रेस नहीं करता था स्टेज से। अब मैं बताता रहता हूँ उन्हें कि मैं इतनी देर और करूंगा। तो अब जब मैं एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट पे आता हूँ बीच में शो के, तो मैं वहाँ बोल देता हूँ कि ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जाओ जाओ वॉशरूम चले जाओ। तो इंटरवल नहीं लेते हो? इंटरवल नहीं लेता हूँ, कहते देखो तुम ये मिस कर सकते हो। हाँ मैं तू ये वाला इतना नहीं, जाओ जाओ कोई नहीं। तो चले जाते हैं, 2-3 लोग उठ के चले जाते हैं, आ जाते हैं वॉशरूम से। तो लंबा हो जाता है। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ काटना चाहिए, करना चाहिए, बट पता नहीं स्टेज पे जाके वो कंट्रोल ही नहीं हो पाता। लगता है कि नहीं अब तो आ तो गए ना तुम घर से उठ के। तो स्टेज पे भी एक तरह की पोर्ट्रेट पर्सनालिटी तो होती है स्टैंड अप कॉमेडियन की भी, राइट? तो व्हेन इज बस्सी रियल? ऑल द टाइम व्हेन आई एम नॉट ऑन स्टेज। ऑल द टाइम व्हेन यू आर नॉट ऑन स्टेज? या फिर नो आई एम रॉन्ग, नॉट ऑन स्टेज, नॉट विद एनीबॉडी। नॉट विद एनीबॉडी। मैं वैसे घर में बहुत बोरिंग आदमी हूँ। मैं अकेला बैठा हूँ तो मैं, मेरे घर में आप अकेले रहते हो? गजल चल रही है मेरे घर में, किताब भी सारी वहाँ शायरी शुरी की पड़ी हुई है, या कोई पुरानी कोई कहानी पढ़ रहा हूँ, या जो भी चल रहा है, कोई वो सब चल रहा है। ना गजल भी वो नहीं चल रही जिसमें गजल चल रही है, गजल में बीच में वो रोने वाली डायलॉग भी आ रहे हैं वो। तो मेरा वही है सैड, मैं तो सैड नहीं बोलता, मेरा वो हैप्पी फेज है। मतलब वो एज अ कॉमेडियन ऑफ स्टेज फेज है वो आपका? हाँ मतलब आर्टिस्ट ऑफ, हाँ इट्स नॉट है थोड़ी करते रहते पूरे दिन। हाँ, और भी तो काम है भाई, ऑब्वियसली। तो बाकी टाइम पूरा चिल है। बाकी टाइम पूरा कुछ क्रिएटिव प्रोसेस चल रहा है तो बहुत ज्यादा सीरियस रहता हूँ उस टाइम में। ओके, अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, अगर मैं जोक लिख रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस होता हूँ उस टाइम। राइट, फिर वो एक बार क्लिक हो जाएगा तो आप हंस दोगे कि हाँ ये फनी है, ऐसा करने में मजा आएगा। राइट, बट लिखते वक्त तो आप ऐसा हंसते हंसते थोड़ी लिखते पूरे टाइम। राइट। तो इतना काम कर रहे हो, इतनी सारी चीजें कर रहे हो, बर्नआउट कब होता है और वो बर्नआउट का
वो क्या है कोपिंग मैकेनिज्म? क्या हुआ बीच में खुला ना, तो एकदम से लगा कि बहुत सारा काम कर लेते हैं, राइट तो रोज के 2-2 शो कर रहे हैं। उसमें क्या होता है ना, बॉडी जवाब दे जाती है। राइट मन तो अभी भी कर रहा होता है कि ऑडियंस चिल्ला रही है, भाग के चढ़ जाओ स्टेज पे, और बुला लो, शहर को बता दो, पूरे शहर को ले आओ। पर बॉडी ऐसा हो जाती है कि ना, अब औकात नहीं है तुम्हारी खड़े होने की ना इतनी देर। तो जनरली 2 शोज का पूरा वीक निकाल देता हूँ, मंडे टू सैटरडे। तो फ्राइडे को आके खत्म हो जाता हूँ। फ्राइडे सैटरडे संडे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो वाला वहाँ होता है बर्नआउट। अदरवाइज लॉकडाउन में तो यार खाली बैठे बैठे बर्नआउट हो गया था। हाँ वो मेंटली एग्जॉस्ट मेंटली हो जाता एग्जॉस्ट हो है गया था कि इतने सारे थॉट्स हैं और कहीं डालने के लिए नहीं है। स्पेशली जब आपने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज ही नहीं करा मैंने और चूज नहीं try किया, और अकेले भी तो ना। कितना अकेले हो? बस्सी को कितनी बार प्यार हुआ है लाइफ में? प्यार तो मुझे अभी हुआ रास्ते में। प्यार तो बहुत ही बार हो गया, इसमें तो कुछ नहीं है। वो वाले अकेले नहीं हो कि मतलब आशिक अकेला नहीं हो, चाकू रख के नहीं बैठता है। वैसा वाला कि मतलब घर में अकेला हूं तो कोई और बात करने को नहीं। मैं उन लकी लोगों में से हूँ जिसने बस्सी का एक लव ट्रायंगल करके ट्रायल शो देखा है। हाँ। मैं और कुछ 60-70 लोग जो 2-3 बार हुआ है। मैंने वो आधा ड्रॉप कर दिया यार, वो शो ना। एक तो शो ही ड्रॉप कर दिया। आधी तो वो कॉपी चोरी हो गई। उसी में तो लिखा था वो शो, और चोरी नहीं हो गई, वो आप ऑटो में भूल ऑटो गए। में भूल गया। हाँ आधा वो, तू बड़ी साइड ले रहा था ऑटो वाले की, बार बार बोले चोरी नहीं मैं किया कह रहा हूँ कि गलती आपकी थी। हाँ हाँ, ठीक है, गलती थी मेरी। आधा वो मैंने ड्रॉप कर दिया हाँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि मजा नहीं आ रहा था इतना वो बात करने में कि है वो शो मेरे पास है। हाँ उस शो का नाम अब कुछ और है, जो मैंने ट्रायल शो दिमाग में सोच रखा है। पर उसका आधा पार्ट, थोड़ा सा पार्ट अब उसमें है, बकचोदी वाली सारी रख ली है। जो उसमें जो थोड़ा सा वो था ना, थोड़ा सा इमोशनल एंगल आया था, हाँ। मैंने निकाल दिया। मैंने कहा यार क्यों अब किसी की बातें करनी, छोड़ो। मैंने कहा वो डिजर्व भी नहीं करते कि उनकी बात की जाए। जो करना था कर लिया। उन रिश्तों से आगे बढ़। हाँ, उनसे आगे बढ़ जाते, छोड़ देते। शायद वो कॉपी इसीलिए लेके भागा ऑटो वाला मेरी। रहने दे, बातें मत कर। तो मतलब दोनों जो चीजें हुई, चाहे कॉमिक्स चाहे कॉपी लेके कोई भागा, ठीक है, तो आप वो जी रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है वाला। हाँ मुझे कोई फर्क नहीं, मैं इतना लोड लेता नहीं यार। तो आप पर्सनली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर, कमेंट करने अवॉइड करते हो, या फिर शायद दूर रहते हो ज्यादा बात? ओपनली अवॉइड करता हूँ। ओपनली अवॉइड करते ओपनली अवॉइड करता हूँ, रीजन बीइंग कि मेरा मतलब नहीं उससे हो? कि मैं ओपनली अपने व्यूज बांटता फिरूं। मैं यारों दोस्तों में फुल बातें करता हूँ, फुल बात है। फुल जैसा जो हमारे ओपिनियन आपस में डिस्कस करते हैं, बिकॉज वो मैटर करता है हमको। उससे हम डिस्कस करते हैं आपस में अपने हिसाब से देख के कि भाई अब मैं किसी मेरठ के दोस्त से मिल रहा हूँ तो मैं उससे बातें कर रहा हूँ कि मेरठ की पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा शहर है, मुझे फर्क पड़ता है उस शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं रैंडमली, ऐसा नहीं मुझे देश से फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं रैंडमली किससे बात करूँ, आई एम नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एनीथिंग। राइट वहां मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी भी वोट है, राइट। मैं तो कुछ जहाँ चेंज कर वैलिड सकता डिस्कशन हूँ। आपको दिखती है, तो मैं इसलिए रैंडमली सामने खड़ा होकर बोलने का मेरा मन नहीं करता। राइट। तो कॉमेडी जो सीन है, जब आप आए थे तो आपको पता था कि कोई कॉमेडी का सीन भी है, कि सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियन है? किसको सबसे पहली बार देखा था परफॉर्म करते हुए लाइव? लाइव हाँ अपना ही जो ओपन माइक में आया था, उसी में देखा था सबसे पहली बार। हाँ, राघव मंडावा होस्ट। राघव मंडावा होस्ट कर रहा था तो उनको देखा था। हाँ। उससे पहले कभी लाइव स्टैंड अप देखा नहीं था? लाइव नहीं देखा था, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये कैनवस लाफ क्लब दिल्ली में है, मतलब नोएडा या गुड़गांव में है। ठीक है। मेरे दिमाग, पता नहीं दिमाग में कभी आया ही नहीं कि यहाँ पे हो सकता है। दिमाग में यही था कि बॉम्बे में ही होगा, तो ऑनलाइन सब देखे थे। तो वहां से आपको समझ आया धीरे धीरे कि सीन है, एक सीन है, ओपन एक माइकर्स इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री है, सब कुछ वहीं से समझ में आया कि रेगुलरली होता है। हाँ इट्स नॉट लाइक कि ये लोग घर से उठ के आए, इन्होंने आके बोलना शुरू करा और वीडियो डाल दी, राइट। जो लोग को नहीं पता है अभी भी। तो उसका पूरा क्राफ्ट प्रोसेस सब समझ आया, सब धीरे धीरे समझ में आया। तो अभी वहां से लेके टू द पॉइंट की यू हैव मेड योर मार्क इन द इंडस्ट्री और सीन। तो अभी लगता है कि अभी व्हाट इज योर विजन, कि मुझे एज अ पर्सन अगर मेरा मार्क है सीन पे तो मैं ये कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, या मैं ये करना चाहता हूँ सीन के साथ, ऐसा कुछ सोचते हो कभी? हर वक्त जब मैं तुझसे भी बात करता हूँ तो मैं सोचता हूँ भाई एक क्लब क्यों नहीं है जो परमानेंटली चले, ताकि हम एक परमानेंटली रिकॉर्डिंग स्पेस क्यों नहीं है, हमें हर बार रिकॉर्डिंग करने के लिए बाहर से सामान मंगा के क्यों रिकॉर्डिंग करानी पड़ती है। राइट। जो पर्सनल स्पेसेस हैं वो चलनी बंद हो जाती हैं क्योंकि हमारे रेगुलरली ऑडियंस नहीं आ पाती है, हमसे बन नहीं पाती है, या फिर राइट। तो वो डिफरेंस एमसीडी हमारे मुंह में कर देती है। तो वो चीजें करना चाहता हूँ। प्लस अब मार्क बन गया, इंडस्ट्री में एक जगह पे पहुंच चुके हैं, तो ये कोशिश करता हूँ कि मेरे जो नीचे हैं कोई भी, उन्हें कोई प्रोड्यूसर कोई बदतमीजी ना कर दे, कोई वेन्यू उनके साथ बदतमीजी ना कर दे, किसी शो में कोई ऑडियंस से प्रॉब्लम हो जाए तो वो कैसे करना है, या फिर अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो भी मैं सोचता हूँ कि ना बता दूं कि भाई ये मत करो तुम, इस चीज ये ठीक नहीं है,
तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे अपनी वीडियो भेजते हैं कि आप हमें फीडबैक दे दो, Right. जो भी है, तो वो सब मैं करता रहता हूँ। अब जब आपने स्टार्ट किया होगा तो कुछ कॉमिक्स होंगे जिनको आप अब लुक अप टू करते होगे, देखते होगे कि भाई ये जो कर रहा है वो अचीव करना है इन सेंस ऑफ क्राफ्ट, राइट? और क्या वो अभी भी कोई नाम है जिनको अभी भी आप देखते हो? यार जाकिर भाई पहले से थे और आज भी हैं। उनका लाइव शो मैं कभी भी सुनने चला जाता हूँ, हम्म, जब भी होता हूँ, पॉसिबल होता है, मैं सुनता हूँ। और एवरी टाइम व्हेन आई एम सिटिंग इन द ऑडियंस आई एम लाइक कि ये कैसे कर ले रहा है यार ये आदमी। क्योंकि मैं भी लिखता हूँ, मैं भी स्टोरी सुनाता हूँ, बट इनमें कुछ अलग है, उसमें कुछ अमेजिंग बात है उनमें, उनकी उसमें जो वो ऐसे घुमा के वापस लाते हैं ना अपने उसको, वो एडमायर करता हूँ मैं। सुमित की राइटिंग आज तक एडमायर करता ही है, तो कि सुमित आनंद। वही कि सुमित जैसा एक भी जोक लिख लूंगा तो ठीक है, मेरा हो गया, मैंने बहुत बढ़िया कर दिया कुछ। देवेश को पहले करता था, मैंने बहुत ज्यादा लाइव नहीं देखा है देवेश को, पहले तो करता ही था मैं उसको, जो लाइव करता था। जब से वो इंस्टाग्राम पे करना शुरू करा, मुझे लगा यार कर तो हम सकते हैं यहाँ पे भी, हम क्यों नहीं कर पा रहे काम ये जो कर रहा है, और ये साला रोज कैसे कर ले रहा है। हाँ, वो बहुत सारे लोग हैं यार, मानिक का सिर्फ चुप खड़े होना स्टेज पे, मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ कभी, कि मैं इतनी देर तक चुप खड़ा रहूं स्टेज पे। तो वो तो जो पहले से बनता आ रहा, तो वो रोज बनता है, उसमें कुछ रोज नहीं। बनता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो फेमस नहीं हुए। भारद्वाज जैसा मैं एक सेट लिख लूं जिसमें 11,000 चुटकुले लिखे हुए एक उसमें, वो कर सकूं कभी। दुआ जितनी एनर्जी से परफॉर्म कर सकूं, या सूरी जितना इंटेलिजेंट लिख सकूं, मैं तो बहुत सारी चीजें यार मैं सबको ही करता हूँ शायद। So comedian is a kind of guy who has the last word in a room mostly, right? तो ये जो आप घूमने गए 6 कॉमेडियन के साथ, उस रूम में who has the last word? ऑब्वियसली गौरव गुप्ता। वो अगर वो रूम में है तो उन्हीं का है लास्ट। तो अगर गौरव गुप्ता रूम में है तो लास्ट वर्ड उनका। और क्या, गौरव मुंह घुमा के सुनाता है भाई। मेरी सुन तू पहले। तो वो है कि ये मेरा और दुआ इस मामले में बहुत ज्यादा सिमिलर है। हम सूरी तो हमसे भी ऊपर वाले लेवल पे है कि 0 फक्स, अब नहीं होना फनी, स्टेज नहीं। तो रूम फुल ऑफ कॉमेडियंस पे नाम, वायरलिटी, नंबर्स, औकात कुछ नहीं मैटर करता है। जो सबसे ज्यादा फनी वो मैटर करता है। और गौरव गुप्ता है तो हम क्या कर सकते हैं। भाई बेचे अकेली पतंग किसकी काट दी इसने, एक ही तोड़ रखी। अरे उसकी खुद की कटी है, वो खुद की कटे पे चिल्ला है। मम्मी खड़ी है उसकी रहने। तो ऐसा नजर आता है कि मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन, अर्बन मेट्रोपॉलिटन कल्चर है स्टैंड अप का। अब ये स्मॉल सिटी बॉयज ने एक छाप छोड़ दी है जो स्टैंड अप, हिंदी स्टैंड अप कॉमेडी इंडस्ट्री में एटलीस्ट। वो बात से कुछ चेंज हुआ, कुछ लगता है ऐसा कुछ की एक्सेप्टेंस या फिर किस तरह का कुछ भी चेंज नजर आता है इस सब के बाद? जाकिर भाई ने वो किया तो उससे ये चेंज आया कि मुझ जैसा आदमी ने वो करने की सोची। फिर हमने किया, फिर छोटे शहरों में जाके, फिर फॉर एग्जांपल मैं गया, मैंने किसी छोटे शहर किया। अब उसमें किसी न कोई ना कोई पक्का इंस्पायर हुआ होगा, राइट। प्लस ये तो हो गया किसी को कॉमेडियन बनाने के लिए इंस्पायर करना। सेकंड होता है ऑडियंस को ये बताना कि तुम्हारे शहर में भी होता है, हाँ तुम ये देखो, तो वो रीच लेके गए। हाँ, तो अब मेरे जो शोज, जो मेरा शो दिल्ली में होता था, जिस लेवल का किल, जिस लेवल का एक्साइटमेंट, जो लोग आ रहे हैं, वो मैं सेम जयपुर में देखता हूँ, सेम चंडीगढ़ में देखता हूँ, अब भोपाल इंदौर में सेम ऐसी हाल हो गया है। तो वो शहर खुलने लगे, बेसिकली वही कि शहर खुलते हैं तो फिर वो राइट, रीच बढ़ती है। अदर देन बिजनेस आल्सो आर्ट फॉर्म की रीच, आर्ट फॉर्म की रीच बढ़ती है, उससे ऑडियंस बढ़ती है, ऑडियंस को पता चलता है कि ओके मूवी इज नॉट द ओनली ऑप्शन, राइट, हम ये भी देख सकते हैं। अच्छा एक बात बहुत लोग कहते हैं कि मतलब ऐसे ग्लोबली भी सुनी है कि देयर इज अ कोरिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन अ कॉमेडियन एंड सैडनेस। आपके केस में कितनी रेलेवेंट है? हाँ, मतलब मुझे नहीं पता कि ये फैक्ट मतलब सर्वे के बाद बोला गया है या कैसे है, या ये सिर्फ बात है या जो भी है ये, लेकिन ये कहीं ना कहीं है। मतलब इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट फनी। मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि मैं, वही जो मैंने पहले सुबह से शाम तक हंसता हुआ नहीं घूमता हूँ। हाँ, सटायरिकल मैं बहुत ज्यादा हो सकता हूँ, मेरा जिस दिन मूड पे डिपेंड होगा कि मैं कैसा हूँ। आज मान लो मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ तो मैं फन मूड में हूँ, ठीक है, मैं अकेला हूँ तो मैं वो हूँ। पहले मैं लाइफ में कभी सोचा नहीं था मैं कॉमेडी करूंगा या मैं कॉमेडियन बनूंगा एज सच। मैं तो पोएट्री करने में ज्यादा इंटरेस्टेड था, मैं तो सैडनेस में ज्यादा इंटरेस्टेड था। तो आज भी अगर मैं देखूं तो मैं क्यूमुलेटिवली, अगर मैं सारे साल देखूं तो मैं सैड बहुत ज्यादा रहा हूँ जिंदगी में, कुछ बहुत ही कम रहा हूँ। मेरे साथ तो ऐसा लगा कि घड़ा था भर गया, और भर के जो फटा तो फिर उसने सोचा कि चल यार ये वाला करके देख लेते हैं यार। तो उसने वो करा, उसमें मजा आया कि हाँ ये ठीक लग रहा है, ठीक है, तो फिर ये कर दिया। शुरू किया तो एक कोपिंग मैकेनिज्म भी था। हाँ, वो खुद को हील कर रहा ना, सुबह शाम तो बैठे दूसरे कॉमिक्स के जोक सुन रहे हो, राइट, उस पर ट्रिप ले रहे हो घर जाके, वो सब बढ़िया ठीक हो जाता है। चीप थ्रिल्स क्या है आपके
ऐसा सच तो कुछ नहीं है। एक पता है मुझे, क्या? अब एक क्रिकेटिंग ऐप पे आप सट्टे लगाते हो, सट्टे कह लो, आज की जबान में गेम कह लो, वो 20-20 रुपए के चीप थ्रिल्स तो यार वो चीप थ्रिल नहीं, दैट्स अ टैलेंट, ओके। वो आपको वो टाइम पास है, वो तुम्हें पता भी नहीं है कि उसमें 25 रुपए लगा के कितनी दिमाग लग रहा होता है कि ओ मैंने ये गलती कैसे कर दी। और क्या मैं आज करोड़पति तो नहीं बन जाऊंगा, अच्छा खासा काम चल रहा है तुम्हारा, लेकिन वो 25 रुपए से जो 50 आते हैं ना, हाँ, उसकी खुशी जिसको है। नहीं पता है, बस्सी ने उस पे भी अपना नाम बीए बस्सी रख दिया, तो वहां पर भी लोग फॉलो करने लगे। अरे हाँ मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बीए बस्सी कर दिया। फिर मैं अचानक से इसके साथ आके बैठा तो मैंने इसको बोला यार ये तो ना लोगों को पता चल रहा है कि मैं रोज 25 रुपए लगा के हार जाता हूँ। मेरी एक दिन तो 62 लाख लोग खेल रहे थे किसी मैच में, मेरी 61 लाख रैंक आई। मैंने कहा यार ये रैंक मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। लाइफस्टाइल जो है उसमें स्टाइलिंग इंपॉर्टेंट कब हुई? जब फोटोज खींचने लगी, जब लोग देखते हैं, जब लोग ये देखते हैं कि आपने क्या पहन रखा है। शो के बाद जब स्टेज पे आके लोग मुझसे फोटो खिंचा रहे बोल रहे हैं कि शूज बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आई वाज लाइक कि तुम देखते हो ये सब? क्योंकि मैं 2 घंटे यहाँ परफॉर्म कर रहा था, मेरा था कि तुम्हें कोई जोक याद होगा, ना के बोला तुम्हारे जूते अच्छे लग रहे हैं। हाँ। तो मैं बहुत ज्यादा वो ध्यान देने लगा कि हाँ तो ठीक फिर है, ध्यान देने लगे और वो सब कि इम्पोर्टेंट। अब क्या पहनेंगे, कैसे अब टॉप टू बॉटम पर्सनालिटी उस हिसाब से स्टाइलिंग होती है और वो सब अरे चीजें। क्या बताएं भैया, फेमस हुए, मास्क लग गए लोगों के। जिसमें आखिरी सवाल ये आता है कि इस पर्सनालिटी में एक जो चीज है वो है दाढ़ी। हाँ। तो ये दाढ़ी हटाना चेहरे से बहुत मुश्किल है। नहीं हटेगी ऐसे ही इजी, मतलब ये नहीं हट सकती है ऐसे, क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट हो चुका है। ऐसा नहीं मैंने हटवाई नहीं है, मैंने एक बार मुझे एक फोटो चाहिए था अपना बार काउंसिल के सर्टिफिकेट के लिए, तब हटवाई थी, पर अब नहीं हटेगी। ठीक है। कितने लोगों ने चैलेंज किया है या ऑफर किया है इसको शेव कराने का, पैसे देने के लिए? कोई ब्रांड, कोई एक ब्रांड ने दिया था कि आपको क्लीन शेव होके 1 हफ्ते में दाढ़ी बढ़ाते हुए हमारा प्रोडक्ट लगाना है। हाँ। तो मैं कहा 1 करोड़ रुपए दे दो, हो जाएंगे। वो भाग गए वो। मजा आया, बहुत ज्यादा, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो थोड़ी देर मच। पहले बताया था कि खत्म कर रहा था, मैं ड्राइवर को फोन कर देता। अब मुझे आधे घंटे और इसकी शक्ल देखनी पड़ेगी मनोज की। इस शो का नाम क्या रखे? किसका? इसका? हाँ, 2-3 ऑप्शन है हमारे पास। एक है टेरेस टॉकीज, टेरेस टॉकीज। हाँ, एक है ऊपर ऊपर की बातें, ऊपर की बातें। ये मुझे अच्छा लगा था, ऊपर की बातें, मतलब कोठा कॉन्वर्सेशंस। कोठा कॉन्वर्सेशन नहीं, कुछ जरूरत नहीं है, अगर ये है तो मैं नहीं हूँ इसमें, ठीक है।